आपसे एक आखिरी सवाल। नरेंद्र मोदी सरकार आंदोलनों से, ऐसे विरोधों से, विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए भी अच्छे से जानी जाती है। आपको याद होगा गुजरात में पाटीदार नामक आंदोलन जब हुआ था, हार्दिक पटेल उसका नेतृत्व कर रहे थे। 3 युवा उस समय दिख रहे थे, 2017 की बात है। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी। बाद में होता क्या है, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर दोनों बीजेपी में आ जाते हैं। 2022 वाले गुजरात चुनाव में दोनों विधायक बन जाते हैं। क्या हम ऐसा मान के चलें कि सीजेपी के जो नेता हैं, ये अभिजीत दीप के, सौरव दास और आशुतोष रांका, विजेता दहिया तो खैर बाहर हो चुके हैं, क्या इनको भी बीजेपी आगे चल के भविष्य में कोई ऑफर ऑफर देकर अपने में मिला सकती है? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति की। भले ही कहा गया हो कि छात्र आंदोलन रहा है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है। और जब जंतर मंतर पे आप धरने पर बैठ गए हैं, तो निश्चित ही आपके अंदर कहीं न कहीं वो वायरस तो है ही कि आप भी सांसद बने, विधायक बने या राज्यसभा की सीट पाए। तो देर सबेर ये लोग भी आ सकते हैं राजनीति में, और ऐसा ऑफर सरकार दे करके कहीं न कहीं एक मैसेज भी देने की कोशिश करेगी कि युवा चेहरों को हम तरजीह दे रहे हैं। और अगर इस तरह की कोई बात होगी तो मुझे लगता है कि सोचेंगे जरूर ही लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कड़वा लगेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर मिले कोई चुनाव में या कुछ इस तरह से। बिल्कुल। रुद्र जी के पास भी चलते हैं आखिरी के इसी सवाल को लेकर। रुद्र जी, अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका, ये तीनों इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे। सौरव दास, आशुतोष रांका जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर रहे थे, 3 दौर की वार्ता की। अभिजीत दीपके जो इस पार्टी के खुद को संस्थापक बताते हैं, वो मंच पर डटे रहे और वो भी लगातार बयान देते रहे। बीजेपी क्या आगे से भविष्य में इस्तीफे के बाद अब सीजेपी से निपटने के लिए इन लोगों से अपने स्तर पर कोई ऐसी बातचीत कर सकती है और इन्हें क्या अपने में मिलाने की कोशिश भी कर सकती है? मुझे पता है बहुत काल्पनिक सवाल है ये, भविष्य में ऐसा होने ना होने की भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे याद आता है गुजरात का पाटीदार आंदोलन 2017 वाले विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल सूरत में रैली कर रहे थे। 10 लाख के करीब संख्या बताई जा रही थी, चारों तरफ भीड़ थी बहुत ज्यादा। अल्पेश ठाकुर अलग कर रहे थे, जिग्नेश मेवानी अलग कर रहे थे, 3 चेहरे लग रहा था बीजेपी कहां से गुजरात गया। हालांकि बीजेपी जैसे तैसे 99 सीट लाकर राज्य बचा ले गई। 2022 आते आते तीनों में से 2 बड़े चेहरे बीजेपी में आ गए थे, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल। क्या ये सीजेपी वाला जो पूरा मामला हुआ है, हम माने कि 2029 या 30, 31, 32 तक आते आते हो सकता है कि इनमें से भी कोई राजनीतिक पद हासिल करने के लिए बीजेपी को रुख करे? देखिए वैभव जी, यही मैं जिस एग्जाम्पल को आपने दिया उसी एग्जाम्पल से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि इतने बड़े हार्दिक पटेल नेशनल चेहरे हुआ करते थे। आज वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, आज आपने जो और 2 नाम बताए हैं उनकी स्थिति क्या है, आपको खुद पता है। तीनों कारण क्या विधायक। है कि देखिए देश की राजनीति ना गद्दारों को कभी नहीं पसंद करती। किसी भी आप इतिहास उठाकर राजनीति का देख लीजिए, वो आप व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विधायक मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन आप राजनीति में कभी भी अब शीर्ष पर नहीं आ सकते। इसीलिए कोई भी जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो राजनीतिक समझौते नहीं करता है, क्योंकि यही राजनीति का इतिहास है। मैंने क्या कहा कि आप हार्दिक पटेल को देख लीजिए। हार्दिक पटेल जिस कद के नेता थे, क्या वर्तमान में आप पिछले 3-4 सालों से हार्दिक पटेल को कहीं आपने देखा है? एक बिल्कुल नहीं। विधायक किस स्थिति में रह गए, उससे अच्छा वो बिना राजनीति में किसी पार्टी में रहे हुए उससे बड़ा उनका कद था। तो ये एक नैरेटिव बहुत निगेटिव होता है देश की राजनीति और देश के भविष्य के लिए। जो मैं बार बार कहता हूं कि आप सत्ता बना सकते हैं, आप सरकारें चला सकते हैं, क्योंकि कोई भी किसी की तो सरकार बनेगी ही, लेकिन जो जनमानस के भाव में, जो लोकतंत्र का जो मूल है कि जनमानस के भाव में सत्ता के प्रति जो विश्वास होता है वो आप खोते चले जाएंगे। कारण क्या है कि आज आप देखेंगे ये आंदोलन खत्म हो नहीं हो, ये लोगों का क्या भविष्य हो नहीं हो, लेकिन जनता 2 धड़ों में आपको कल से बढ़ती दिखाई देगी। वो अपनी बातों को लिखना, पढ़ना और उसको बोलना आ चुका है। आपको ये विरोध है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। लोगों को ये चीज, आप जैसे नहीं कहते हो कि आपको आदत लग गई, जब मुंह खून लग जाता है तो निकलता नहीं है। तो अब सरकार चाहे उसको प्रायोजित तरीके से कर रही थी, विपक्ष प्रायोजित था या किसी के भी प्रायोजित था, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जनमानस के विरोध में आपने देखा बाकी देशों में क्या हुआ। जो बांग्लादेश की बात करी जा रही थी, नेपाल की बात करी जा रही थी, और देशों में क्या हो रहा है। ऐसे ही छोटे से एक मोमेंट को पूरे सरकार को बदलने में वक्त नहीं लग रहा है। कारण क्या है कि जब आप सिस्टमैटिक तरीके से, मैंने क्या कहा कि आपने सेट तो तैयार कर लिया, लेकिन उसका रिएक्शन कितना बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो वो जैसे ही कंट्रोल खोएगा, वो भारत के लिए बहुत मुश्किल इसलिए होगा कि हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है और सबके हाथ में स्मार्टफोन है,
और उसका इम्पैक्ट क्या है कि हर व्यक्ति रीच हर जगह है। और आज तक आपने देखा होगा कि गांव के बच्चों के मिलियन फॉलोअर्स होते हैं। बिल्कुल। आप बड़े शहरों में जितने लोगों के फॉलोअर्स नहीं हैं सोशल मीडिया पर, उससे ज्यादा गांव के बच्चों के हैं, और वो बड़े अच्छे कंटेंट बना रहे हैं। तो अगर वो उनके हाथ लग गया तो उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आग, आप बारूद पे बैठ करके आग मत जलाइए। कारण क्या है कि उससे देश को नुकसान होगा। हमारा देश विविधताओं वाला देश है। अब मैंने क्या कहा कि आप पिछले सेशन में स्पर्शीमन पे महिला सम्मान की बात करते करते हम कहाँ पहुंच गए हैं। इस सेशन में उसकी क्या स्थिति है? 26 राज्यसभा में 2 महिलाओं को चुनकर लाया जाता है। 36 राज्यों में एक महिला मुख्यमंत्री हैं और एक महिला राज्यपाल हैं, और हम बात करते हैं कि महिलाओं को लाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले लगभग कुछ साल होने वाले होंगे कि हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे। अब राज्यसभा देख लीजिए ना, जो अभी चुनाव हुआ है, या कोलकाता, आप बंगाल का चुनाव देख लीजिए, कोई भी चुनाव में कितने युवाओं को चुनकर लाया जा रहा है। अभी जो कह रहे थे कि भाई योगी आदित्यनाथ है, देवेंद्र फडणवीस, अगर ये युवा हैं तो बाकी युवा कहाँ है? तब तो ये जो लोग आज दिखाई दे रहे हैं तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। भाई जिस जनरेशन की हम आज जनजी की बात कर रहे हैं, उसमें उस एज का कौन सा नेता है बीजेपी में, जरा बता दीजिए। नहीं है ना। तो आप किसी भी चीज के देखिए, आपके पास आप सत्ता में, आपके हर सवाल के जवाब हैं और उसको माना जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सरकार का दोनों कदम सही नहीं है। या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले होना चाहिए था, या आज उसकी आवश्यकता नहीं थी। कारण क्या है कि उन्होंने साबित कर दिया कि भाई उन्होंने एग्जाम अच्छे से करा करके दिखाया है, तो उनका इस्तीफा नहीं बनता है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर बनता है तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका इस्तीफा बनता है, तो उनके भी इस्तीफे होने चाहिए साथ में। तो इस बात को सरकार को गंभीरता से लेना होगा। कारण क्या है कि आप बार बार एक ही चीज प्ले कार्ड नहीं खेल सकते हैं। जनता के मन और उनके विचारों को आपको समझना पड़ेगा। जो सेकंड लाइन की मैं बार बार बात कर रहा हूं वो मिसिंग है, उसे बनाना पड़ेगा। और इसलिए नहीं कि आप सत्ता में बने रहेंगे, इसलिए क्योंकि देश के लोकतंत्र को आपको सुरक्षित करना है। कारण क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी पूरे मोमेंट में बात हो रही थी कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, मैक्सिमम उनके फॉलोअर विदेशी हैं, वहां से जो रील बनाई जा रही, जो उसका लाइक आ रहा है, या जो जो चीजें आ रही है विदेशों से आ रहा है। तो अगर विदेश में बैठे लोग इस देश की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, मूवमेंट चलवा सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि देश को किस तरह से डैमेज कर सकते हैं। तो हमारी तैयारी उसके लिए क्या है? हमारी तैयारी सिर्फ ये है कि सत्ता और विपक्ष के खेल में हम खेल करके सारी चीजें खत्म कर दें। आप इतने समय में दिल्ली में कितना नुकसान हुआ, लोगों का आवाजाही में कितनी दिक्कत हुई, लेकिन क्या उसका रिजल्ट निकला? तो लोग हर बार इस चीज को संदेह की नजर से देखेंगे। किसी भी अच्छे आंदोलन को, किसी भी जनता के जो आंदोलन होंगे वो भी संदेह की नजर से देखे जाएंगे, जो कि सही नहीं है। क्योंकि आपको एक ईमानदारी के साथ देश की राजनीति को दिखाना पड़ेगा। राजनीति के मुद्दों के साथ उसके बीच होते हुए दिखना चाहिए, नहीं तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? आप सत्ता में आप कुछ भी कर रही है, आप विपक्ष में, विपक्ष ने देखिए क्या किया। सारा खेल करने के बाद, विपक्ष के बाद आप परसों से आप देख लीजिएगा कोई मुद्दा नहीं रहेगा, और ये पूरा सत्र सरकार के अपने हाथ से अपने चला करके लेके चली जाएगी। तो सवाल ये है कि आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं तो आप मुद्दों के आधारित राजनीति करिए और उन मुद्दों पे बात करिए जिससे जनता का फायदा होता है। अगर जनता से जुड़े मुद्दों की बात नहीं होगी, जनता के फायदे की बात नहीं हुई, तो राजनीति में आप किसके लिए आए? भाई राजनीति तो है नहीं है फिर। तो फिर कहीं ना कहीं आप व्यक्तिगत चीजों से उठ करके जनता के मुद्दों पर आपको आना पड़ेगा, और ये विश्वास जनता को दिखाना पड़ेगा। कारण क्या है कि अगर ये गैप भारत में बना तो भारत में 80 करोड़ युवा है, उसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा चीजों को यहां से वहां पहुंचाने में। और उस समय आप किससे संभलवाएंगे जरा बताइए। जो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई चीज उग्र होती है तो कौन आदमी संभालने वाला है, जरा बताइए। अगर हम केंद्र की बात कर रहे हैं तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो संवाद कर सकता है किसी भी चीज को? अगर महिला की बात हो रही है तो महिला से संवाद करने के लिए उपयुक्त एक बताइए नेता कौन है जो महिलाओं से संवाद कर सके? या युवाओं की बात होती है तो कोई भी नाम तो होगा ना जिसकी लोकप्रियता युवाओं के बीच हो, जिसको युवा सुनना चाहता हो। पहले ये चीज थी ना भाई, नरेंद्र मोदी जी जब अपने समय में युवा थे तो युवा उनको सुनता था। बहुत सारे बड़े बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के जिनको सुनता था, महिलाएं थी, युवा थी। वो अगर गैप बनेगा तो आप उसे नहीं संभाल पाएंगे। उसमें आपको सेकेंड जनरेशन में वो लीडरशिप देनी पड़ेगी जिनका संवाद सीधा हो जनता के बीच, जो छात्रों के बीच जा सके, जो छात्रों से बात कर सके, उनको ये बातें समझा सके। ये होता था पहले। भाई उनकी यूथ विंग क्यों थी?
एबीपी या कोई क्यों थी? उन्हीं से लोग क्यों राजनीति में आते थे? क्योंकि उस रास्ते से आते थे तो उन चीजों को बारीकी से समझते थे। आज आप ब्यूरोक्रेसी को उठा करके शीर्ष पदों पर जब बैठा रहे हैं तो उस राजनीति को कैसे समझ पाएगी? किसी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, केवल सत्ताधारी पार्टी की बात नहीं हो रही। तो देश की राजनीति में किरायों के लोगों से चीजें चलाई जा रही है। आज आप आम आदमी का हश्र क्या आपने देखा? उनके जो 7 सांसद भाग करके आए हैं, अगर पार्टी कैडर से होते तो भाग करके आते। आप किसी को भी राज्यसभा बना दे रहे हैं। तो जब वो केवल सत्ता के लिए आप आ रहे हैं तो उनको जहां सत्ता मिलेगी जाएंगे। कैडर बेस कहाँ व्यक्ति है आप बताइए? अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हश्र आज क्यों है? क्योंकि जितने लोग उनके आंदोलन के साथी थे उन्होंने सबको निकाल बाहर फेंका। तो जब आप अपने लोगों के साथ ही नहीं खड़े रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास लोग नहीं होंगे। तो ये कमी दूर करने की जरूरत है। संवाद स्थापित करने की जरूरत है कि चाहे वो युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, हर व्यक्ति से संवाद करने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी उपयुक्त नहीं है। 1, 2, 3 लाइन आपने देखा होगा, कोई मीटिंग होती है, कोई बैठक होती है तो अलग अलग लेवल पे 3-4 चरण होते हैं। उसके बाद एक फाइनल उस पर जाते हैं जिसमें मान लीजिए शीर्ष पद पे बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, उस पर बात पे करते हैं। लेकिन अगर हर काम के लिए प्रधानमंत्री जी का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है संवाद का गैप होगा जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्योंकि उनकी जैसे व्यस्तता आप कह सकते हैं, उनके बहुत सारे काम होते हैं तो वो उतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं या उतना टाइम दे नहीं पाते हैं। तो ये गैप इसीलिए तो बढ़ रहा है कि सारा संवाद करने का जिम्मा उन्हीं के ऊपर है। तो ये गैप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे असंतोष बढ़ेगा। क्योंकि आप देखिए विपक्ष से लेकर सब यही तो मांग कर रहे थे कि पेपर लीक पे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। तो आज बोलना पड़ा ना। अगर आप कहीं से देखेंगे तो आज आपको उसी चीज पे बोलना पड़ा। लेकिन इस बीच में जो 40 दिन ये चीजें हुई हैं उससे बहुत सारी चीज डैमेज होती है। तो वो चीज मुझे लगता है कि उससे बचना चाहिए। और इस संवाद के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 2nd, 3rd जनरेशन को तैयार करना चाहिए। बाहरी भाड़े के लाए लोगों के बदल पे अगर देश राजनीति करना चाहता है तो मुझे लग रहा है कि आने वाला समय बहुत दुखद चीजों से होकर के गुजरने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.